गुड मॉर्निंग। ये गुड पहले मॉर्निंग। तो ये 361 क्यों, आईएफएल वेल्थ का नाम बदल क्यों दिया? जी, रीब्रांडिंग हुई है। हमारे यहाँ Bain Capital has been part of our new journey and the rebranding is basically कि हम क्लाइंट का 360 डिग्रीज वो वन पर्सन के लिए पूरा फोकस रखते हैं। सो 360 is the 360 degrees and one is for that one client तो and every आईएफएल client। वेल्थ आदत सी पड़ गई थी। जी, आदत और आदतें बदली जाती है, नाम बदले जाते हैं टू गिव अ लिटिल मोर फोकस। थैंक यू। अच्छा अनु मैम, मार्केट्स को लेकर ये वॉलेटिलिटी वो बजवर्ड बना हुआ है जब से 2023 का आगाज हुआ। वो न्यूज फ्लोज, उसके चलते वॉलेटिलिटी कब तक थमेगी? क्या मूड माहौल है? कैसे अप्रोच करूं 2023 को? ये बहुत पेनफुल और बहुत इरेटिक रहा है अब तक का बिहेवियर 2 मंथ्स अब तक जो निकले हैं। जी आशीष, इनफैक्ट फरवरी का मंथ मोर देन जनवरी, हाँ। जिस तरीके के न्यूज फ्लोज आए हैं अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बजट टू द अडानी न्यूज टू अ so called bad monsoon to people not taking well कि एक PSU के MD ने आके जो स्टेटमेंट दिया टू मतलब जब हर जगह से खबर आ रही है वो इस समय मार्केट के लिए कहीं से भी एकदम सिंपल नहीं है। इनफैक्ट जो रशिया, चाइना और यूएस में भी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं पॉलिटिकली, प्लस द रेट हाइक की अभी और होंगे यूएस में, आप एक एक न्यूज को पकड़ लीजिए, एक एक इंडिविजुअली ही डिफिकल्ट है और फिर सब एक के ऊपर एक आना इन अ स्पैन ऑफ 4 हफ्ता आई थिंक लाजमी है। जो हम देख रहे हैं बहुत बहुत नॉर्मल है। इस तरीके से मैं एनालॉजी ड्रॉ कर सकती हूँ कि हमने उसको मार्केट को इस समय मोर और लेस आईसीयू में पहुंचा दिया है। देखिए मरेगा तो है नहीं, लेकिन द होल पॉइंट इज कि ये यहाँ पे कितना स्ट्रगल करता है। मेरे ख्याल से ये जो आप पिछले 3 दिन से ये क्रूशियल लेवल जो बजट का लो था उस पे आप एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी का लाके रिसर्जेंस दिया था या आज जिस तरीके से थोड़ा टेक वापस आ रहा है। आई थिंक वो एक पहली कोशिश है फाइट बैक की। अब मेरे ख्याल से जो मैं देखना चाहूंगी कि एटलीस्ट 15 मार्च तक ये लेवल ना तोड़े, बिकॉज आप जैसे जैसे 31 मार्च के पास आएंगे ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्ड शुरू हो जाएंगे और जहां तक कि बैंकिंग के रिजल्ट हैं हम सब जानते हैं कि ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। एंड जिस तरीके से बैंकिंग ने लीड दिया है, अगर वो गिरने से मना कर देगा या रिसर्च कर देगा तो निफ्टी को काफी बड़ा सपोर्ट उससे मिल जाएगा। तो अगले 15 दिन मेरे ख्याल से काफी क्रूशियल है। अगर मार्केट ये लेवल 1-2% ऊपर 1-2% नीचे काट ले इस 15 दिन में तो आई थिंक काफी कुछ जिसको कहना है हजम हो गया है वो हो गया है। ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकली चीजें बिगड़ी तो वो तो हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज नॉट द फैक्टर दैट वी आर डिस्काउंटिंग, बट बाकी सब कुछ न्यूज वुड बी इनटू द प्राइस। अगले 15 दिन क्रूशियल, बहुत ज्यादा यहां से दबाव नहीं आना चाहिए। एटमैक्स 1-2% के आसपास चलता है और इन अगले 15 दिनों में अनु एक्चुअली हम लोग वो फेड की जो मार्च मीटिंग है उससे पहले के मूड माहौल को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 22-23 को मार्च में लाइंड अप है। अच्छा, अब तक का भारतीय बाजारों का पेन जो आया है ये लार्जली सब मानो इंपोर्टेड है या हमारे भी इंटरनल थोड़े से क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, थोड़े से इफ्स एंड बट्स उठ रहे हैं? देखिए दोनों चीजें ही है ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक के बाद एक सब चीजें आई हैं। हाँ। डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अगर कह रहे हैं कि मॉनसून खराब है और मॉनसून के खराब होने से इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन से कंजम्पशन पे जो इम्पैक्ट होगा, तो वो तो सब लिंक्ड है और वो हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से जब से वो खबर एक डिस्काउंटिंग शुरू हुई है। आपने वो हर जगह देखा है, राइट फ्रॉम योर एफएमसीजी टू योर डिस्क्रिशनरी स्पेंड, सब आइटम्स के ऊपर वहां पे फर्क पड़ा है। और जिस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क रेज किया गया था ऑन डेट ऑफ सर्टेन कंपनीज, वो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और खास करके पीएसयू बैंक सेक्टर के ऊपर काफी इम्पैक्ट किया है, तो वो इंटरनली है। तो उस तरीके से तो वो इम्पैक्ट इंटरनली है और जो एक्सटर्नल सारे मार्केट गैप डाउन खुलते हैं अगर
there's something politically wrong on Russia or China side, तो वो तो फिर ग्लोबल साथ में आ जाता है, and that's a bad combination. तो हम इस समय I can't say कि ये सिर्फ ग्लोबल है, ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, और हमारा जो इस समय इंटरनल हाल भी है, तो वो दोनों चीजें मिल रही है। वो एग्जैक्टली अनु जी, मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था। जैसे कि आपने शुरू में कहा था आशीष के पहले प्रश्न के एवज में कि जब ये अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी, जब बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर्स फ्रॉम बैंक्स में इस अदानी सागा के चलते एक डैमेज भी आया। एक सेंसिबल अप्रोच क्या होनी चाहिए? जो पीएसयू बैंक्स में डैमेज आया, चाहे वो कैनरा बैंक, नॉट एग्जैक्टली, मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं चाह रहा हूँ आपके, बट एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है इस डिप को पीएसयू बैंक्स में, बिकॉज दिस अदानी सागा जो आया है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये एस्पेक्ट था कि अडानी एस्पेक्ट ये है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये इंटरनेशनली पैसा नहीं रेज कर पाएंगे तो पीएसयू बैंक्स विल बी द वन टू गिव, एंड जिस तरीके से बीओबी के एमडी ने आके कहा कि हम देंगे, वो एक सेंटिमेंट डैम्पनर रहा है। बट जिस तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली देखें, और जिस तरीके से अगर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस साल के अर्निंग्स प्रोजेक्शंस है या एसबीआई के हैं, तो अगर एक सेंटिमेंट होता है और एक इस साल के नंबर्स होते हैं, तो इस साल के नंबर्स तो अच्छे आएंगे। क्रेडिट क्वालिटी किस तरीके से इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म पे होगी और किस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स या निवेशक उसमें जाएंगे, वो एक फर्क जरूर आएगा। तो क्या एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस क्षेत्र में, पीएसयू बैंक के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखेगा, या कहेगा कि ये रिस्क मुझे नहीं लेना है, उससे फ्लोस पे डेफिनेटली फर्क आएगा। तो जो एक पीएसयू बैंक ईटीएफ जो एक 52 तक गया था, जो अब 40 पे है, अगर आप देखें तो उसने 25-30% टॉप से करेक्ट कर लिया है, उसमें मतलब वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बट जो एक लोकल डोमेस्टिक प्लेयर है जो समझता है कि ये बैंक्स अच्छे हैं और क्रेडिट कंट्रोल कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक प्लेयर्स after a little while may come back. So the quality of investors is what I'm trying to say, or the wide variety of investors, वो शायद बदल सकता है, लेकिन इस साल के लिए तो इनके अर्निंग्स अच्छे रहेंगे। अच्छा अनु मैम, पता है हम लोग ने जब 2023 आउटलुक पे कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी थी, कई लोग मान रहे थे और फिक्स्ड इनकम की तरफ शायद मूव करने का साल हो सकता है 2023, और दिख भी रहा है अब 2 months डाउन द लाइन वो रिस्क लेने का कोई ज्यादा फायदा तो दिया नहीं है इस बाजार ने मुझे। आप लोग भी 361 में क्या एलोकेशन फिक्स्ड इनकम की तरफ बढ़ा रहे हो इस वोलेटिलिटी के बीच में या नहीं? जी देखिए, फिक्स्ड इनकम का पॉइंट ये है कि वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल का है, लेकिन अगर आप पिछले साल देखें जहां पे मार्केट ने मोर और लेस फ्लैटिश रिटर्न दिए, और इस साल देखें, और it could be a period where again at least पहले 6-8 महीने तो definitely fixed income can give a better return. और by any chance अगर जो नया fear आया है कि यूएस अभी और रेट बढ़ाएगा और उसके चलते हुए शायद इंडिया को भी और बढ़ाना पड़े, तो उस हिसाब से तो शायद आपका फिक्स्ड इनकम इक्वल या बेटर रिटर्न दे सकता है। तो वो डेफिनेटली एक जब हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं और उनके एसेट एलोकेशंस के बारे में चर्चा करके और डिसीजन लेते हैं, तो वो एक डेफिनेट पॉइंट होता है। बट मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव अ वेरी फिक्स्ड एसेट एलोकेशन की हम 60% डेट में है, 40% इक्विटी में है, या वाइसा वर्सा। तो विद इन दैट वी आर ट्राइंग टू ऑब्वियसली मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स इन दैट एलोकेशन। अच्छा, हमने शुरुआत करी थी डिस्कशन की वोलेटिलिटी के साथ अनु, इस वोलेटिलिटी के बीच में 361 में आप लोग कौन सी की थीम्स हैं जिस पे दाव लगा रहे हो, जिस पे बेट कर रहे हो इक्विटीज में? इक्विटीज में जहां तक की थीम है, हमारा बैंकिंग का थीम हमेशा से एविडेंट था। हमने उसके ऊपर डेफिनेटली बिलीव करते हैं, उसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हर साल आ जाते हैं, वो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट
IIFL कैप की जो हमारा रिसर्च हेड है वहां से आती है, जो अभी भी बैंकिंग पॉजिटिव है। हमने एक नया स्टॉक जो इस बार लिया है एंड दैट्स वर्क वेरी वेल फॉर अस इज एनटीपीसी, बिकॉज वी बिलीव दैट दैट्स प्रोबेबली गोइंग टू इन। आप जिस तरीके से वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस वॉलेटिलिटी में प्रोबेबली स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है, जहां पे हमें पता है कि अगर मार्केट कहने की बात है, अगर गिरता भी है तो इट विल नॉट फॉल एज मच एज द मार्केट। और फॉर दैट मैटर एनटीपीसी, दीज आर प्लेसेस टू हाइड। पहले क्या होता था आशीष जी कि एफएमसीजी और आपका जो फार्मा था वो एक प्लेस टू हाइड बन जाता था। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-8 महीने में हमारे पास प्लेसेस टू हाइड बहुत कम हो गई हैं। सिर्फ अब मैं कह सकती हूँ फ्यू स्टॉक्स बचे हैं जो प्लेसेस टू हाइड है, रादर देन अ सेक्टर विच इज अ प्लेस टू हाइड। तो हम ये जानते हुए कि ये साल एक वॉलेटाइल ईयर होगा, हम एक पॉकेट्स ऑफ सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमें एचडीएफसी बैंक दोनों लगते हैं और एनटीपीसी लगता है। तो ये 3 हमारे इक्विटी फोकस स्टॉक्स है जहां पे आप प्रोबेबली वॉलेटिलिटी में अपने आप को संभाल सकते हैं। ओके अनुज जी, एग्जैक्टली जब आप एनटीपीसी का जिक्र कर रही थी उससे पहले मेरे दिमाग में एग्जैक्टली एक स्पेस और कंसिडरिंग दिस हीट वेव एंड क्वाइट अर्ली जो हीट वेव स्टार्ट हुई है, हमेशा मिड कैप में कोई ना कोई थीम आके डिलीवर करती है। कभी डिफेंस ने डिलीवर किया, फिर रेलवे स्टॉक्स ने डिलीवर किया। वाइट गुड सेगमेंट जिसने लास्ट सीजन में अपने, अगर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया क्योंकि CY22 में मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे। अब इनके पास एक एडवांटेज है मेटल प्राइसेस के थोड़ा सा लो होने का, डिमांड स्ट्रॉन्ग होने का। आप वाइट गुड सेगमेंट में मैम वर्लपूल, सिम्फनी, वोल्टास, हेवल्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं इनको? No, we are quite neutral on it. हमने कोई खास इसमें परचेज कराई नहीं है। I would still stick to probably Havells as a theme if I wanted to buy, but not that I find it, I think there's scope for more reduction if there is consumers getting dicey because of the monsoon. तो वो नहीं होगा, but I think आपको कहीं ना कहीं इंफ्रा के ऊपर एक नजर रखनी चाहिए। मिड कैप इंफ्रा अभी तक प्ले आउट नहीं किया है, चाहे नीचे से काफी रिकवरी हुई है, बट जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंफ्रा पे स्पेंड होगा, उसमें कुछ नाम्स मैंने देखा है, चाहे आप उसको डायरेक्टली माने इनडायरेक्टली माने, जैसे एपीएल अपोलो चलते हुए देखा है या कुछ और है। तो आई थिंक वहां स्कोप अभी भी काफी है, और जो जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, मेरे ख्याल से मिड कैप इंफ्रा इज दैट पार्ट ऑफ द मिड कैप सेक्टर जहां मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगी कि कहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। अच्छा हम कुछ एक्सीडेंट्स पे आपकी राय, जैसे बजाज ऑटो, उन्होंने जो प्रोडक्शन कट का फैसला लिया कंसिडरिंग स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, यही एक ज़माने में उनका एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस हुआ करता था, मुझे याद है पोस्ट कोविड। टू व्हीलर स्पेस में अलग अलग स्टोरी हैं, टीवीएस की स्टोरी अलग है, और हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो में एक सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। आपको थ्रेट्स ऑटो में कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं? क्या इनमें सीवियर प्राइस डैमेजेस और पॉसिबल हैं? और ऑटो में मैडम अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? वीरेंद्र, हम इस बात पे पहले भी बात कर चुके हैं कि हम टू व्हीलर्स के ऊपर थोड़ा कॉशियस इसलिए भी है बिकॉज ये मार्केट काफी सैचुरेटेड है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन लीडरशिप लेगा वो किसी को अभी तक पूरी तरीके से अंदाजा नहीं है। और उस चक्कर में काफी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं इस सेक्टर से निकल के कि while there is demand and sales which are coming, आगे ग्रोथ किस में आएगी वो अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसलिए टू व्हीलर्स में चाहे वो टीवीएस हो, बजाज ऑटो हो, हीरो हो, आप देखेंगे कि बारी बारी से सब में स्ट्रेस आ रहा है। And whether it is electrical which is going to come out or some other technology which will take place after that, इसलिए वो हमने इसी तरीके से हमने देखा था कि even in four wheelers Maruti kind of suffered for some time. अब जब से मारुति ने बोला है कि वो 4 मॉडल्स ला रहा है सुजुकी के साथ, there has been a resurgence into it, and I think जब मारुति वो लॉन्च करेगा वो 4 व्हीकल्स, एंड दैट विल बी द फर्स्ट कंपटीशन फॉर टाटा मोटर्स बिकॉज अभी तक दे हैड टेकन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई थिंक आपको 4 व्हीलर्स में एक चेंज मिलेगा, एंड आई थिंक प्रोबेबली मैं कहूंगी दैट वुड बी अ टाइम टू गेट इनटू मारुति और लुक एट दैट part of the auto segment where it is. Otherwise,
जो ओवरऑल हमारा हाउस व्यू है वो probably is on the on the Ashok Leylands of the world where there is more demand coming up as there is industries picking up. But on the personal side and the consumption side, I think four-wheeler and wo bhi Maruti after underperforming for 2 or 3 years because it didn't have a full product range in the electric. I think वहां पे ज्यादा नजर होनी चाहिए. इस बाजार में दरअसल रेडार पे प्लेसेस टू हाइड, और वो अब कोई सेक्टर नहीं है, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जैसे कि HDFC ट्विंस, जैसे कि NTPC. अनु, प्लेसेस टू हाइड मतलब बेसिकली वहां पे कमाई का आइडिया है या पैसा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है इस समय और इक्विटीज में एक्सपोजर भी बनाए रखना है? कैसे क्या मतलब हुआ प्लेसेस टू हाइड का? तो पहले तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा, बट ऑब्वियसली इवन इफ द मार्केट इज गिविंग यू फ्लैट रिटर्न्स, मार्केट को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर जाए तो इट इज आउट परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी. अगर निफ्टी फ्लैट है तो ये एटलीस्ट आपको 4-5% रिटर्न दे, अगर निफ्टी नेगेटिव है तो भी ये फ्लैटिश रहे. इट विल बी कैपिटल प्रोटेक्शन ऑब्वियसली इज फर्स्ट एंड आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी. अनुजी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स और बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए. HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, NTPC, ये वो स्टॉक्स हैं जो प्रिफर्ड पॉकेट्स हैं जहां पे पैसा